ओके जी, यहाँ से हम करेंगे वोकैबुलरी। तो हम यहाँ पे कर रहे थे, प्रीवियस वीडियो में मैंने वोकैबुलरी का आधा ही पार्ट कराया था, तो यहाँ पे मैं आपको नए से करा रही हूँ। तो ये हमारा चेक योर प्रोग्रेस 2 है वोकैबुलरी का। तो ये फीलिंग्स जो हमारा है ना, यूनिट 3 ये उसी का है, ठीक है। तो थर्ड पार्ट है ये वाली वीडियो। तो इसमें हमें क्या करना है, फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द रीडिंग पैसेज विच मीन द सेम एज द फॉलोइंग। तो हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, तो हमें जो हमने पैसेज पढ़ी थी इससे पहले, उसमें इसके साथ जो सिनोनिम्स हम जो बोलते हैं ना, वैसे वर्ड्स ढूंढने हैं इसके लिए, ठीक है। जो हर्ट को आपको लगता है कि ऐसा जो पैसेज में कोई वर्ड्स यूज़ करा होगा जो कि आपको लगता है हर्ट जिसका मतलब है, तो वो आपको यहाँ पे रखना है इसको, ठीक है। चलिए जी, तो सबसे पहले हमारा हर्ट। तो हर्ट को आपको हर्ट होता है हमारा जब हमें कभी लग जाती है, या हम कभी बहुत सैड होते हैं, या किसी से दुख हुआ होता है हमें किसी चीज़ से, तो उसको तब हर्ट होता है ना हमें, या तो कभी लगती है या हमें चोट पहुंचती है, तो उसको, तो इसको आप बोल सकते हो वाउंडेड। यहाँ पे जो हमारी पैसेज है वहाँ पे वाउंडेड यूज़ किया गया है इसके लिए वर्ड। उसके बाद हमारा सेकंड, एन एरिया विच इज़ वेरी वेट एंड मडी, यानी एक ऐसा कोई एरिया जो कि बहुत ज़्यादा गीला होगा और बहुत ज़्यादा कीचड़ होगी वहाँ पे, दलदल जैसा। तो क्या था उसके लिए यहाँ पे वर्ड, यानी मार्शेस, ठीक है। उसके बाद है रादर फैट, यानी मोटा होना। तो उसके लिए क्या यूज़ किया गया है यहाँ पे, स्टाउट। हमारी जो पैसेज है उसमें स्टाउट वर्ड यूज़ किया गया था। उसके बाद है प्लेस। प्लेस के लिए यूज़ किया गया था स्पॉट। प्लेस यानी जगह, जगह को हम स्पॉट भी बोलते हैं ना, तो पैसेज में स्पॉट यूज़ किया गया था वर्ड। उसके बाद था वंडरफुल। तो वंडरफुल के लिए हमारी पैसेज, वंडरफुल होता है बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत ज़्यादा हसीन, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, जो देख के आप मतलब हैरान हो जाए, तो उसके लिए हमने यहाँ पे हमारी पैसेज में वर्ड यूज़ किया गया था स्प्लेंडेड, ठीक है। तो वंडरफुल को आप स्प्लेंडेड भी बोल सकते हो। देन एक्सप्रेसिंग ग्रेट सैडनेस, यानी बहुत ज़्यादा दुख इजहार करना, दुख का इजहार करना, तो उसको बोलते हैं यानी मातम करना। तो उसके लिए हम हमारी पैसेज में यूज़ किया था लैमेंट। देन समथिंग विच इज़ लाइकली टू कॉज सीरियस हार्म, यानी किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचना, यानी किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचना, ठीक है। किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा आपको सीरियस हार्म पहुंचना, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं मिन, ठीक है, मिनेस, ठीक है, इसको हम मिनेस बोल सकते हैं। देन है हमारा नॉट वरीड अबाउट डेंजर, यानी खतरे का डर ना लगना। तो उसके लिए हमारा यूज़ किया था वर्ड यहाँ पे केयरलेस। उसके बाद है लुक एट द वर्ड्स इन द बॉक्स, सम ऑफ देम आर पॉजिटिव एंड सम ऑफ देम आर नेगेटिव, पुट देम इन अप्रोप्रिएट कॉलम्स। तो यहाँ पे कुछ हमें बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनमें से कुछ पॉजिटिव हैं और कुछ नेगेटिव हैं। तो हमें फिर कॉलम दिया गया है, हमें इनमें से बताना है कि कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो पॉजिटिव हैं और कौन सी वाली हैं जो नेगेटिव हैं। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ पॉजिटिव। पॉजिटिव में हमारा आएगा अम्यूजिंग, यानी बहुत ज़्यादा अच्छा होना, मतलब बहुत ज़्यादा आपको जो पसंद आए। ब्रिलियंट, ब्रिलियंट भी होता है मतलब अच्छा होना, बहुत ज़्यादा जो आपको अच्छा लगे, या किसी चीज़, कोई चीज़ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए, आप बोलते हो ब्रिलियंट। फिर होता है इंजॉयबल। इंजॉयबल भी पॉजिटिव है, यानी कोई मज़ा, कोई चीज़ जो आपको मज़ा दे। फिर होता है फैसिनेटिंग, कोई चीज़ आपको जो हैरान कर दे, जो आपको बहुत अच्छी लगे। फिर होता है टेरिफिक। टेरिफिक भी होता है एक किस्म का जो आपको हैरान ही कर दे ना, बहुत ज़्यादा हैरान कर दे। तो जो कोई चीज़ आप बोलो ओ दिस इज़, देख के बोलो ओ दिस इज़ टेरिफिक, ओ ये तो मतलब अलग ही है कुछ, ये मतलब अजीब है बहुत, मतलब अच्छे वे में अजीब होना। फिर है एंटरटेनिंग। एंटरटेनिंग भी क्या होती है, कौन सी क्वालिटी होती है, ये भी होती है कि जैसे आपको मज़ा आए, एंटरटेन कोई चीज़ करे तो वो पॉजिटिव है। एक्साइटिंग, यानी आपको एक्साइटमेंट हो, आप मतलब बेताब हो किसी चीज़ के लिए, वो भी हमारी क्या है, पॉजिटिव है। फिर है ब्लिसफुल। ब्लिसफुल भी होता है किस्म की अच्छी हमारी मतलब पॉजिटिव हमारी क्वालिटी, यानी आप शुक्रगुज़ार हो हमेशा किसी चीज़ के लिए। होती है सिंपैथेटिक, यानी दूसरों के लिए आप सिंपैथी आपके अंदर है, मतलब आप सिंपैथेटिक हो दूसरों टुवर्ड्स अदर्स, यानी आप उनके बारे में सोचते हो, नरम दिल हो, तो उस टाइप का। फिर नेगेटिव। नेगेटिव में हमारा आता है ऑफुल, यानी अजीब सा। बोरिंग, यानी कोई चीज़ जो आपको बोर करे, वो होगी नेगेटिव क्वालिटी। डिसअपॉइंटिंग हो गया, कोई चीज़ आपको मतलब अच्छी ना लगे, जो आपको उम्मीद थी उससे वो उम्मीद को फुलफ़िल ना करे, यानी डिसअपॉइंट कर दे, आपको दुखी कर दे। फिर होता है डल। डल होता है जो मतलब अच्छा ना हो, मतलब जो आपको मज़ा करने में मज़ा ना आए कोई चीज़, वो डल होती है। दूसरा होता है ड्रेडफुल। ड्रेडफुल भी होता है कि बहुत ज़्यादा अजीब होना। तो
ग्रेटफुल होता है कोई ऐसी चीज़ जो आपको उदास कर दे, जो अच्छा ना हो आपके लिए, यानी जो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक भी बोल सकते हैं हो और आपको मतलब आपके लिए अच्छी ना हो। टेरेबल होता है जो बहुत ज़्यादा एक किस्म का जो आप बकवास बोलते हो उसको बोल सकते हो टेरेबल। इनडिफरेंट होता है अलग होना, बाकी कुछ चीज़ें जो अलग हों, बहुत ज़्यादा अलग हों, वो भी एक नेगेटिव क्वालिटी है। दूसरा होता है सस्पिशियस, यानी दूसरों के बारे में हमेशा हमेशा ये होना कि ये क्या कर रहा है, मतलब इसने क्या किया होगा, यानी दूसरों के बारे में मतलब उसके दूसरों के मामलों में टांग अड़ाना एक टाइप का। फिर होता है मिज़रेबल, यानी बहुत ज़्यादा ये यानी अनहैप्पी होना, बहुत ज़्यादा अनहैप्पी होना, खुश ना होना, उसको बोलते हैं मिज़रेबल। सैड होता है आपको पता है दुखी होना। तो ये सारी क्या है हमारी बैड क्वालिटीज़ हैं, सॉरी मतलब नेगेटिव क्वालिटीज़ हैं। पॉजिटिव क्वालिटीज़ भी हो गए, नेगेटिव क्वालिटीज़ भी हो गई, यहाँ पे हमारा ख़त्म हो जाता है। फिर है नाउ यूज़ दीज वर्ड्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। उसके बाद आपको इन वर्ड्स को अपने खुद के सेंटेंसेस में लगाना है, यूज़ करना है। डू नॉट हेजिटेट टू कंसल्ट द डिक्शनरी इफ़ यू नीड टू नो द मीनिंग ऑफ एनी वर्ड। तो अगर आपको इनमें से, वैसे तो मैंने आपको मीनिंग बता दिया सब वर्ड्स का, अगर फिर भी आपको कोई मतलब प्रॉब्लम आ रही है तो आप बेझिझक होकर डिक्शनरी यूज़ करिए, क्योंकि डिक्शनरी यूज़ करना कोई बुरी बात नहीं है। आपको करनी है यूज़, आप करिए, उससे हेल्प भी होती है। अब तो गूगल है, गूगल से भी आप कर सकते हो। देन है हमारा हाउ वुड यू फील इन दीज सिचुएशंस, चूज़ द बेस्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। तो कुछ सिचुएशंस दी गई हैं नीचे, तो इनमें से आपको बताना है कि अगर आप इन सिचुएशंस में होंगे तो आप कैसा फ़ील करोगे। तो सबसे पहली है हमारी यू आर चैटिंग विथ योर फ्रेंड्स आफ्टर अ हार्टी मील, यानी आपने बहुत अच्छा मतलब खाना वाना खा के आप अपने फ्रेंड्स के साथ बातें कर रहे हो। तो इसका कहाँ कौन सा लगेगा यहाँ पे आपको इस बॉक्स में से, तो यहाँ पे आपको लगेगा रिलैक्स्ड, यानी आप बिना किसी टेंशन के आप उस टाइम पे रिलैक्स कर रहे हो। समवन हैज़ पंक्चर्ड द टायर्स ऑफ योर कार, कभी आप बाहर निकले हो, किसी ने आपकी कार के जो टायर्स हैं उनको पंक्चर कर दिया, तो आपको कैसा उस टाइम फ़ील होगा, यानी आपको बहुत गुस्सा आएगा, यानी एंग्री होंगे आप उस टाइम पे। देन है हमारा यू आर इंट्रोड्यूसिंग योर फ्रेंड टू समवन एंड यू गेट हर नेम रॉन्ग। तो आप किसी को मतलब किसी से आप अपने फ्रेंड को मिला रहे हो और आप उसका नाम सही से नहीं बोल पा रहे हो, ठीक है, और उस इंसान का आपको नाम नहीं आ रहा है, तो आप उस टाइम पे कैसा मतलब आप फ़ील करोगे, उस टाइम पे आपको एम्बैरेसमेंट फ़ील हो जाएगी। योर फ्रेंड इज़ मच मोर पॉपुलर दैन यू आर, तो आपका फ्रेंड है वो आपसे बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, उस टाइम पे आपको कैसा लगेगा, अब आपको जेलसी फ़ील होगी, जलन होगी। दैन यू हैव लॉस्ट योर ट्रेन टिकट, अगर आपको आपकी ट्रेन का टिकट गुम हो जाता है तो आप कैसा फ़ील करोगे, ऑब्वियस सी बात है परेशान हो जाओगे, यानी डिप्रेस्ड हो जाओगे। ऑल न्यूज़ इन द पेपर्स इज़ अबाउट एक्सीडेंट्स डिज़ास्टर्स एंड वॉर्स, तो जितनी भी पेपर आप आज पढ़ रहे हो उसमें जितनी भी न्यूज़ वगैरह है वो एक्सीडेंट्स हैं, डिज़ास्टर्स और जंग के बारे में। तो कितना आपको क्या लगेगा, कैसा महसूस होगा उस टाइम आपको, आप डर जाओगे, यानी फ्राइटेंड फील करोगे। देन है हमारा यू आर अलोन एट होम एंड यू हेयर समवन वॉकिंग इन द नेक्स्ट रूम, तो आप घर में अकेले हो और वहाँ पे कोई नहीं है, लेकिन आपको अपने जो दूसरा रूम है वहाँ से किसी के चलने की आवाज़ आ रही है, तो आप कैसा फ़ील करोगे उस टाइम, नर्वस फील करोगे। सॉरी यहाँ पे था हमारा ऑल न्यूज़, जो उस टाइम पे आप क्या फ़ील करोगे उस टाइम, आप पे आपको मतलब वरीड फ़ील करोगे, यानी आपको टेंशन हो जाएगी। देन उसके बाद हमारा डिप्रेस्ड, जब आपको मतलब ये हो जाएगी, मतलब कोई आपके कमरे में घुसेगा तो आप उस टाइम बहुत ज़्यादा डर जाओगे। देन अगर आप यू आर अबाउट टू मेक अ स्पीच इन पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम, आप अगर पब्लिक में जा रहे हो, आप मतलब वहाँ पे पहली बार स्पीच दे रहे हो, तो उस टाइम क्या नर्वस फील करोगे। योर नेबर कीप्स बोरोइंग थिंग्स फ्रॉम यू एवरी डे, आपका कोई नेबर है, हमसा है, वो आपसे रोज़ रोज़ चीज़ें ले रहा होता है, मांग रहा होता है, तो आप कैसा फ़ील करोगे, आप अनॉयड फील करोगे, यानी आप तंग आ जाओगे। इट इज़ योर 21st बर्थडे टमोरो, तो आपका अगले दिन 21वां बर्थडे है, तो आप कैसा फील करोगे, एक्साइटेड। यू हैव हर्ड अ रूमर दैट द फैक्ट्री दैट यू वर्क इन इज़ गोइंग टू क्लोज डाउन, आपने ये न्यूज़ सुनी है कि जहाँ पे आप काम करते हो किसी फैक्ट्री में, वहाँ पे जो फैक्ट्री हो कुछ टाइम में बंद होने वाली है, तो आप कैसा फील करोगे, ऑब्वियस सी बात है आप परेशान हो जाओगे, यानी अपसेट हो जाओगे। तो नेक्स्ट है हमारा ग्रामर, ठीक है, इसमें हमें पढ़ना है एडवर्ब्स के बारे में, जो कि हम पढ़ते ही आ रहे हैं, बचपन में ही हमने 5th क्लास से ही पढ़ना स्टार्ट किया एडवर्ब्स के बारे में। तो रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, तो कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, इसमें हमें पता चलेगा एडवर्ब्स क्या होते हैं, ठीक है।
एडवर्ब्स आप समझो जो वर्ब के साथ कोई दूसरी वर्ड्स को हम, जो वर्ब्स होते हैं हमारे एक्शन जो हो रहा होता है उसके साथ हम कुछ और ऐड करते हैं ताकि हमारा जो सेंटेंस है उसकी हमें पूरी तरीके से क्लैरिटी मिल जाए, ठीक है, तब उस वो एडवर्ब्स होते हैं हमारे। तो कार्ल वॉच्ड द बर्ड्स ईगरली, जो कार्ल है वो क्या देख रहा है, बर्ड्स को देख रहा है ईगरली, यानी मतलब बहुत बोल सकते हैं बहुत इंटरेस्टिंगली उनको वो देखे जा रहा है, ठीक है। देन है वी शैल हैव अ हार्ड डे टुमारो, यानी कल का दिन हमारा बहुत ये होने वाला होगा, मतलब समझो आप कल का दिन बहुत हार्ड, मतलब बहुत थक जाएंगे कल के दिन, इनडायरेक्टली यहाँ पे यही है मीनिंग। वी वर सून ऑन द एज ऑफ द मार्श, यानी हम जल्दी ही कहाँ पे पहुँच गए, मार्श के पास ही, यानी वेटलैंड के पास ही जल्दी ही पहुँच गए, यानी किधर, एज ऑफ द मार्श, यानी वी वर सून ऑन द एज ऑफ द मार्श, ये क्या है, एडवर्ब्स है हमारे। आई वेंट डाउन स्टेयर्स, यानी मैं नीचे गया, मैं गया, वेंट क्या है, गया हो गया वर्ब, डाउन कहाँ गया, या नीचे गया तो हो गया एडवर्ब, यानी वर्ब मैं गया तो नहीं समझ आ रहा है मैं कहाँ गया, मैं कहाँ गई, जब हम इसको ऐड करेंगे पूरा मीनिंग कि कहाँ गए तो वो हमारा हो जाता है एडवर्ब, यानी मैं नीचे गई, तो मेरा एडवर्ब वर्ब प्लस एडवर्ब हो गया। तो ईगरली, टुमारो, सून ऑन द एज ऑफ द मार्च, डाउनस्टेयर्स हमारे क्या हैं, एडवर्ब्स। नोटिस दैट द अंडरलाइन वर्ड्स नेवर आंसर द क्वेश्चंस हाउ, व्हेन और वेयर, देयरफॉर ऑल दीज वर्ड्स आर एडवर्ब्स, यानी हाउ कैसे, व्हेन कब, और किधर, वेयर किधर, ये सारे क्या हैं हमारे एडवर्ब्स होते हैं, ठीक है। हेयर आर सम मोर एडवर्ब्स, इधर इन्होंने कुछ और एडवर्ब्स दिए हैं, ठीक है, जैसे हाउ, कैसे, हाउ यानी कैसे, यानी रन फास्ट, जल्दी से दौड़ना, एट क्लम्सली, यानी वो बहुत धीरे धीरे खा रहा है, कैसे खा रहा है, धीरे खा रहा है, कैसे दौड़ा, बहुत तेज़ दौड़ा, स्क्रीम लाउडली, कैसे चीखा, कैसे उसने चिल्लाया, यानी बहुत ज़ोर से चिल्लाया, तो ये कैसे यानी हाउ, ये भी हमारे एडवर्ब्स हैं। तो व्हेन किधर, व्हेन, लीव टुमारो, व्हेन सॉरी व्हेन हो गया कब, कब यानी लीव टुमारो कब, कल जाना है, स्टडी डेली यानी रोज़ पढ़ना है, कब पढ़ना है, रोज़ पढ़ना है, एक्सरसाइज इन द इवनिंग, कब एक्सरसाइज कब करनी है, शाम को करनी है, तो ये भी हमारे हैं एडवर्ब्स। वेयर, वेयर अब कहाँ, प्लेस दैम ऑन द शेल्फ, कहाँ उनको रखना है, उनको शेल्फ के ऊपर रखो। पोर वाटर इन द ग्लास, कहाँ पे डालना है पानी, यानी ग्लास में डालना है पानी। लिव्स एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट, किधर रहती है वो, या रहता है स्ट्रीट्स के एंड पे रहता है, ठीक है, ये है वेयर, तो ये हमारे कुछ एडवर्ब्स थे। अब है हमारे चेक योर प्रोग्रेस 3, अंडरलाइन द एडवर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट हाउ, व्हेन और वेयर एट द एंड ऑफ ईच सेंटेंस, द फर्स्ट वन इज़ डन फॉर यू। तो यहाँ पे हमें कुछ एडवर्ब्स दिए गए हैं, तो सेंटेंसेस में हमें उनको लिखना है हाउ, व्हेन और वेयर में उनको यूज़ करना है, और उनके लास्ट में एंड में हमें यही यूज़ करना है, ठीक है। तो इन्होंने एग्जांपल दी है, जैसे कि कुछ दिए हैं तो हमें बताना है ये हाउ में है, व्हेन में है कि वेयर में है, ठीक है। तो पहला है हमारा शी सैंग मेलोडलेसली, तो यानी उसने कैसा गाया, बहुत मेलोडी के साथ गाया, बहुत अच्छा गाया। शाइमा रैन द रेस कॉन्फिडेंटली, यानी इधर है आपका, यानी कॉन्फिडेंटली को आएगा आपका हाउ, शायमा ने कैसा दौड़ा, कैसे दौड़ा, कितना कैसा दौड़ा, तो बहुत अच्छे से दौड़ा। ऑल फ्लाइट्स लैंडेड लेट ड्यू टू बैड वेदर, यानी जितनी भी फ़्लाइट्स थी वो मौसम बुरा था तो इसकी वजह से लेट लैंड हो रही हैं। तो इधर आपका आएगा व्हेन, कब लेट हो रही हैं, ठीक है, कब लेट हमारी जो ये हैं, कब लेट हो रही हैं जो फ्लाइट। देन आई विल फिनिश रीडिंग द बुक बाय डे आफ्टर टुमारो, यानी कल के बाद जो परसों मैं तब तक ये जो बुक है उसको पढ़ के ख़त्म कर दूँगा। तो इधर आएगा आपको व्हेन, कब ख़त्म करोगे, यानी व्हेन आएगा हमारा। पुट द डस्टबिन आउटसाइड द रूम, यानी जो डस्टबिन है उसको कमरे के बाहर रखो। इधर क्या आएगा, किधर रखना है, वेयर, यहाँ पे वेयर आएगा हमारा, यानी कमरे के बाहर रखो। द बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट ऑन द टॉप ऑफ द ट्री, यानी बर्ड्स ने अपना जो घोंसला है वो ट्री के ऊपर बनाया, किधर बनाया, तो वेयर। तो जो इसके बाद है हमारा एडवर्ब्स कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन वन वर्ड, यानी जो हमारा एडवर्ब्स होते हैं वो एक से सिर्फ एक वर्ड के नहीं होते हैं बल्कि एक से ज़्यादा वर्ड्स के होते हैं।
तो यू एक के भी होते हैं और फिर ज़्यादा भी होते हैं, एक से ज़्यादा वर्ड्स के भी होते हैं। तो यू हैव जस्ट लुक्ड एट सिंगल वर्ड एडवर्ब्स, अभी तक हम एक सिंगल वर्ड एडवर्ब्स की देख रहे थे, जैसे हमारा था हाउ, व्हेन, जो था ना, जैसे हमने ऊपर देखे थे हमारे, जैसे कि डाउन स्टेयर्स, टुमारो, ईगरली, इसी तरह। ठीक है, तो ये 2 वर्ड्स के भी होते हैं। जैसे कि एडवर्ब्स में ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ मोर देन 1 वर्ड, तो दीज एडवर्ब्स आर नोन एज एडवर्ब फ्रेजेस। तो इनको जो 2 एक से ज़्यादा वर्ड्स के होंगे ना, 2 वर्ड्स के या 2 से ज़्यादा वर्ड्स के होंगे, उनको हम फ्रेजेस बोलते हैं। ठीक है, वो वाले एडवर्ब्स जो कि 2 से एक से ज़्यादा यानी 2 या 3 वर्ड्स के या 2 से ज़्यादा वर्ड्स के होते हैं, यानी 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स के होते हैं, तो उनको हम एडवर्ब फ्रेजेस बोलते हैं। तो लुक एट द एग्जाम्पल्स गिवन बिलो, तो नीचे कुछ एग्जाम्पल्स दी गई हैं। आई वॉज बॉर्न इन द कंट्री साइड, यानी कहाँ, कंट्री साइड में, यानी एक कंट्री साइड होता है हमारा एक किस्म का गांव, यानी सिटी से जो दूर हो बहुत। तो कंट्री और साइड यानी 2 वर्ड्स का है। वी वर सून ऑन द एज ऑफ द मार्च, यानी ये कितने, 2, 4, 6, लगभग 5 वर्ड्स का है ये। तो ये भी क्या है, ये फ्रेज़ है, यानी एडवर्ब फ्रेज़ है हमारा। आई बुरीड द 2 बर्ड्स इन द सेम ग्रेव अंडर द स्काई, अंडर द स्काई 3 वर्ड्स का, यानी मैंने जो 2 बर्ड्स थे उनको कहाँ पे दफन किया, अंडर द स्काई, आसमान के नीचे, यानी ज़मीन के नीचे, आसमान के बीचों बीच जो हम बोलते हैं, ये बोला जाता है, ये भी फ्रेज़ है, एडवर्ब फ्रेज़। You will notice that all the underlined phrases answer the question, where the phrases generally begin with prepositions such as in, on, under, from, to, at. पढ़ के ये लग रहा है कि जितने भी ये हमारे आंसर्स जो हो रहे हैं, मतलब दिए गए हैं वर्ब्स, ये किसका आंसर है, वेयर का, यानी किधर। तो ये सारे उसका आंसर है। द फ्रेजेस जनरली बिगिन विथ प्रीपोजिशन सच एज, जितने भी ये फ्रेजेस होते हैं हमारे एडवर्ब फ्रेजेस, ये किससे स्टार्ट होते हैं, इन से, ऑन से, अंडर, फ्रॉम, टू, एट से। ठीक है, ये कुछ इन्हीं से स्टार्ट होते हैं हमारे फ्रेजेस, एडवर्ब फ्रेज। तो उसके बाद है हमारा चेक योर प्रोग्रेस 4, मैच द फ्रेजेस इन कॉलम ए विद एडवर्ब फ्रेजेस इन कॉलम बी। तो हमें कुछ फ्रेजेस दिए कॉलम ए में, उनको हमें किसके साथ मैच करना है, कॉलम बी के साथ, यानी एडवर्ब फ्रेजेस के साथ। तो सबसे पहले है पुट द क्रॉकरी, यानी क्रॉकरी को रखो, यानी कहाँ रखो, इसको आएगा बार आपका आंसर इन द शेल्फ, यानी शेल्फ में रखो। शी वॉज बॉर्न, तो वो पैदा हुई थी, कहाँ पैदा हुई थी, इन जयपुर, यानी डी इसका आएगा, वो कहाँ पैदा हुई थी, जयपुर में। डोंट सिट, मत बैठो, डोंट सिट यहाँ पे आएगा हमारा बी, ऑन द फ्लोर, यानी फ्लोर पे मत बैठो, किधर मत बैठो, फ्लोर पे मत बैठो। आई यूज़ टू लिव देयर, मैं उधर रहता था, किधर रहता था, इसको आएगा आपका 4th वाला, यानी 4th है हमारा एफ़, यानी एज अ चाइल्ड, यहाँ पे इसको आपका एफ़ आएगा। उसके बाद है हमारा सलमान डज़ हिज वर्क, सलमान ने अपना काम किया, कैसे काम किया, वेरी एफिशिएंटली, यानी बहुत अच्छे से किया। देन वी वर वेटिंग फॉर हिम, हम उसके लिए वेट कर रहे थे, तो इसका आपका आएगा सी, यानी इन द हाउस, हम उसके घर में वेट कर रहे थे। देन हमारा आई विल मीट यू, मैं तुमसे मिलूँगा, तो इसको आएगा आपका ए वाला, एट द रेस्टोरेंट, किधर, एट द रेस्टोरेंट, यानी रेस्टोरेंट में मिलूँगा। राइट योर नेम एंड एड्रेस, तुम अपना नाम और एड्रेस लिखो, कहाँ पे लिखो, एट द बैक ऑफ द एनवलप, यानी एनवलप जो है उसके पीछे लिखो। देन नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग एन एडवर्ब और एडवर्ब फ्रेज। अब कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, यहाँ पे आपको या तो एडवर्ब लगाना है या आपको एडवर्ब फ्रेज लगाना है, यानी एक एडवर्ब लगेगा या एक से ज़्यादा भी लग सकते हैं, तो एडवर्ब फ्रेज बन जाता है, वो भी लग सकता है। तो इधर आपका आएगा द चाइल्ड बिहेव्ड, जो बच्चा था उसने कैसे बिहेव किया, बहुत बुरे तरीके से, वेरी बैडली, ही बिहेव्ड वेरी बैडली, द चाइल्ड बिहेव्ड वेरी बैडली। देन सेवरल गेस्ट अराइव्ड, तो बहुत कुछ गेस्ट जो थे वो आए, एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पे बहुत सारे गेस्ट आ गए। यू विल फाइंड द पार्सल, तुम्हें पार्सल मिल जाएगा, कहाँ मिलेगा, इन द लेटर बॉक्स, लेटर बॉक्स में मिल जाएगा। द सिंगर सैंग, यानी सिंगर ने गाया, कैसा गाया, ब्यूटीफुली, उसने बहुत अच्छे से गाया। सोनूज हाउस इज़ द पिंक वन अराउंड द कॉर्नर, जो सोनू का घर है वो कोने में है, पिंक कलर का, यानी अराउंड द कॉर्नर आएगा आपका। आई बुरीड द 2 डेड बर्ड्स, यानी मैंने 2 जो डेड बर्ड्स है उनको दफन कर दिया, कहाँ कर दिया, इन द मार्शी लैंड, यानी मार्शी जो लैंड थी उस पर, वेट लैंड में। उसके बाद है हमारा स्पीकिंग बीइंग पोलाइट, यानी बात करते वक्त जब हम बात करते हैं तो हम कैसे पोलाइट दिख सकते हैं, यानी अच्छे से हम कैसे बात कर सकते हैं। When we speak to each other in a foreign or a second language, there is always a danger of speaking rudely.
तो जब हम अपनी जो हमारी फ़र्स्ट लैंग्वेज तो होगी क्या, किसी की हिंदी होती है, किसी की उर्दू होती है, किसी की कश्मीरी होती है, किसी की तमिल होती है, हर एक की अलग अलग होती है ना इंडिया में वो भी। तो हमारे लिए हमारी सेकंड लैंग्वेज क्या है, हमारे लिए है सेकंड भी, किसी के लिए जो इंग्लिश है सेकंड हो सकती है, किसी के लिए थर्ड भी हो सकती है ना। तो ज़्यादातर जब हम कोई दूसरी सेकंड लैंग्वेज सीख रहे होते हैं या फॉरेन लैंग्वेज सीख रहे होते हैं, हम उसके लिए हमें उसका पूरा नहीं पता होता है, तो बहुत टाइम पे ये भी ऐसे चांसेस होते हैं कि हम ना चाहते हुए भी रूड हो जाएं किसी से। यानी हमें लग रहा होगा हम सही से बात कर रहे हैं, बट हम जो वर्ड्स बोल रहे हैं वो दूसरे को शायद रूड लग जाए, है ना। तो हमेशा खतरा रहता है कि हम किसी से रूडली भी बात कर लें। नॉट बिकॉज वी इंटेंड टू बट बिकॉज वी डू नॉट नो द पोलाइट फ्रेजेस सेंटेंसेस। ऐसा नहीं है कि हम जानबूझ के ऐसा करते हैं, बल्कि हमें कुछ वैसे फ्रेजेस या सेंटेंसेस नहीं पता होते हैं, तो हम कुछ भी बोल देते हैं जिसकी वजह से वो रूड लगता है। वी विल नाउ प्रैक्टिस बोथ द रूड एज वेल एज पोलाइट वेज ऑफ सेइंग थिंग्स। इसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे बोथ रूड और पोलाइट, कुछ कैसे हम किसी से रूड वे में और कैसे पोलाइट वे में किसी से बात कर सकते हैं, ठीक है। दोनों प्रैक्टिस करेंगे तो जिससे आपको डिफरेंस पता चल जाएगी। तो नोट दैट सम ऑफ द पोलाइट वेज ऑफ सेइंग थिंग्स में बी रादर फॉर्मल। तो उसके बाद कुछ जो हम पोलाइट वे में जब किसी से बात करते हैं उसमें ज़्यादातर क्या आता है, हमारा फॉर्मल वे में ही हम पोलाइट हो सकते हैं ज़्यादातर। एग्जाम्पल, गेटिंग समवन टू गेट यू द की। जब किसी से आपको कभी चाबियाँ मांगनी होगी, अगर आपको रूडली आप कैसे बोल सकते हो, रूड मैनर में आप बोल सकते हो दिस डोर इज़ लॉक्ड, गेट मी द की फास्ट, विल यू। ये दरवाज़ा बंद है, तुम मुझे जल्दी से चाबी ला के दोगे कि नहीं। ये हो गया रूड, है ना, ये रूड लग रहा है। तो आप कैसे बोल सकते हो पोलाइट मैनर में, आई एम अफ्रेड दिस डोर इज़ लॉक्ड, कुड यू प्लीज़ गेट मी द की। मुझे लग रहा है कि ये दरवाज़ा बंद है, क्या तुम मुझे मेहरबानी करके कीज़ दे सकती हो। तो ये हो गया हमारा पोलाइट मैनर। अब हमारा है इसी तरह दूसरा प्रोग्रेस 5। गिवन बिलो आर 5 सिचुएशंस, रिस्पॉन्ड टू दैम बोथ पोलाइटली एंड नॉट सो पोलाइटली। यानी कुछ सिचुएशंस दी गई हैं, उनमें हमें दिखाना है कि हम कैसे पोलाइटली बिहेव कर सकते हैं और नॉट सो पोलाइटली यानी रूडली बिहेव कर सकते हैं। तो सिचुएशन जैसे है कि आपको आस्किंग योर फ्रेंड टू लैंड यू सम मनी, आपको आपका फ्रेंड है, आपको उससे कुछ पैसे मांगने हैं, तो आप कैसे मांग सकते हो। अगर आपको ये है रूड वे में, आप ऐसे बोल सकते हो गिव मी सम मनी आई नीड इट, मुझे कुछ पैसे दो, मुझे ज़रूरत है। तो अगर आप पोलाइट होके बोलोगे तो आप बोल सकते हो कुड यू प्लीज़ लैंड मी सम मनी। देन है हमारा आस्किंग अ कलीग टू गिव बैक समथिंग ही हैज़ बोरोड। तो आपको कोई जान पहचान में उसने आपसे कुछ चीज़ ली है और आपको वो वापस चाहिए, तो आप कैसे उसे मांगोगे। तो व्हेन यू, रूड वे में आप बोल सकते हो व्हेन यू बोरो समथिंग यू शुड गिव इट बैक, डोंट यू नो दैट। क्या तुम कभी किसी से कोई चीज़ मांगते हो, तुम्हें वो वापस देनी चाहिए, क्या तुम्हें ये नहीं पता है। तो ये हो गया रूड वे। और आपको पोलाइट होके बोलना है तो आप बोल सकते हो यू बोरोड अ बुक फ्रॉम मी अ मंथ अगो, कुड आई हैव इट बैक प्लीज़। क्या तुमने मुझसे 1 महीने पहले कुछ बुक ली थी, तो क्या तुम मुझे अब वापस दे सकते हो वो। तो हो गया आपको पोलाइट वे में। तो इसी तरह आस्किंग अ नॉइजी नेबर टू बी क्वाइट, कोई आपका कोई नेबर है वो बहुत ज़्यादा शोर मचाता है, शोर करता है, तो आपको उसको बोलना है कि थोड़ा चुप हो जाओ। तो आप बोल सकते हो कि यू हैव नो राइट टू बी सो नॉइजी एंड डिस्टर्ब द अदर्स। तो तुम्हारा कोई राइट नहीं है, हक नहीं बनता कि तुम दूसरों को परेशान करो और इतना शोर मचाओ। तो आप पोलाइट होके कैसे बोल सकते हो, ये था रूड में। तो आप पोलाइट, आई नो यू आर इन्जॉइंग योर पार्टी बट मे आई रिक्वेस्ट यू टू लोअर द नॉइस लेवल प्लीज़। तो आप पोलाइट वे में बोल सकते हो कि मुझे पता है कि आप पार्टी इन्जॉय कर रहे हो, बट मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि तुम मतलब आप जो आपकी म्यूज़िक की वो ये जो आप नॉइस कर रहे हो वो थोड़ी कम कर दो। देन आस्किंग हेल्प टू लिफ्ट समथिंग हैवी। तो आपके पास कोई भारी सामान है, आपको हेल्प चाहिए, तो आपको किसी से हेल्प मांगनी है, तो आप बोल सकते हो रूड वे में हेल्प मी लिफ्ट दिस मशीन इट्स हैवी, ये मशीन बहुत हैवी है तो मेरी मदद करो। ये था रूड। तो रूड भी नहीं था बट रूड जैसा भी था, नॉट सो पोलाइट वाला है ये। तो आप इसको अगर पोलाइट होके बोलना चाहते हो आप बोल सकते हो आई विल बी वेरी ग्रेटफुल इफ़ यू कुड काइंडली हेल्प मी लिफ्ट दिस हैवी मशीन। अगर तुम मेरी, मैं बहुत ज़्यादा आपका शुक्रगुजार हूँगा अगर तुम मेरी मदद करोगे ये मशीन उठाने में, क्योंकि ये बहुत भारी है। तो उसके बाद है हमारा टेलिंग अ जूनियर दैट एन इम्पॉर्टेंट प्लान हैज़ बीन चेंज। तो आपसे कोई छोटा जूनियर है, उसको आपको बोलना है कि उसका जो प्लान था वो ये हो गया है, चेंज हो गया है। तो आप कैसे बोलोगे।
वी हैड टू चेंज द प्लान, कुडंट हेल्प इट। तो आप अगर नॉट सो पोलाइट होके बोलोगे तो आप बोलोगे कि जो प्लान था हमें चेंज करना पड़ा, चेंज कर देना पड़ा। अगर पोलाइट होके आप बोलोगे तो आप बोलना चाहो तो आप बोल सकते हो वी रियली डिड नॉट विश टू मेक द चेंज बट इट वॉज एसेंशियल, प्लीज़ बेयर विद अस। तो हम चेंजेस नहीं करना चाहते थे लेकिन हमें करना पड़ा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था चेंज करना, तो क्या तुम हमारा साथ दोगे इसमें। तो ये था पोलाइट वे में। देन है हमारा कैंसलिंग अ डिनर अपॉइंटमेंट। तो आपने कोई डिनर अपॉइंटमेंट रखी थी तो अब आपको वो कैंसिल करनी है, तो आप बोल सकते हो अगर आपको नॉट सो पोलाइटली बोलना है तो आप ऐसे बोलोगे आई कांट कम फॉर डिनर टुनाइट, आई हैव अदर थिंग्स टू डू। तो ये था रूड थोड़ा, तो मैं आज डिनर पे नहीं आ सकता हूँ, मुझे और कुछ काम करने हैं, तो ये थोड़ा रूड हो जाता है। तो आप अगर पोलाइट हो के आप बोल सकते हो आई एम सॉरी आई वोंट बी एबल टू कम फॉर डिनर टुनाइट, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर एनी इनकन्वीनियंस आई मे हैव कॉज। तो मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं आज डिनर पे नहीं आ सकता, क्यों तो मुझे प्लीज़ माफ़ कर देना अगर मैंने कोई आपको प्रॉब्लम करी हो। तो ये था ऐसे। देन है हमारा टेलिंग अ जूनियर टू डू समथिंग ऑल ओवर अगेन। अगर कोई आपका जूनियर है उसको कोई चीज़ दोबारा करानी है, आपको कोई चीज़ उसने करी आपको पसंद नहीं आई, आप उसे दोबारा कराना चाह रहे हो, तो आप बोल सकते हो रूड वे में यू बेटर रिपीट इट एंड दिस टाइम डू इट प्रॉपरली। तुम्हें वापस करना पड़ेगा लेकिन इस बार तुम अच्छे से करना। तो आप बोल सकते हो आई एम अफ्रेड यू नीड टू डू दिस अगेन टू मेक इट बेटर। तो मैं ये क्या आप दोबारा में कर सकते हो, मतलब मुझे ये लग रहा है कि तुम्हें ये चीज़ दोबारा करनी है। तो उसके बाद है हमारा टेलिंग अ जूनियर दैट हिज हर वर्क इज़ नॉट अप टू द मार्क। तो आपको कोई जूनियर है उसको आपको बोलना है कि उसका जो उसने काम करा है वो अच्छे से नहीं करा है, तो काम नहीं करा है अच्छे से, तो ये आपको बताना है। तो आप बोल सकते हो इन रूड वे, आप बोल सकते हो दिस इज़ सब स्टैंडर्ड वर्क इट कांट बी एक्सेप्टेड, यानी अच्छे से काम नहीं किया गया है तो ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो आप पोलाइट होके बोल सकते हो इट वुड बी वेरी नाइस ऑफ यू टू रीडू इट कीपिंग इन माइंड ऑल द सजेशंस। तो ये अच्छा होगा अगर तुम ये तुम्हारा बड़प्पन होगा कि तुम अगर ये चीज़ दोबारा करोगे, लेकिन जो भी तुम्हें चीज़ें करने के लिए बोली वो सारी माइंड में रख के आप प्लीज़ ये कर दीजिएगा। देन है आस्किंग ए कलीग टू गिव यू लिफ्ट इनटू टाउन ऑन हिज वे। तो आपका कोई कलीग है, आपको बोलना है कि मुझे कहीं लिफ्ट दे दो अपनी गाड़ी में, कहीं जाना है उसको, आपको कहीं जाना है तो उसके शहर में ही, तो आपको वहाँ तक छोड़ दे। तो आप कैसे बोल सकते हो गिव मी अ लिफ्ट विल यू। तो नॉट सो पोलाइटली आप बोल सकते हो मुझे लिफ्ट दो, क्या तुम दे सकते हो। तो अगर आपको पोलाइटली बोलना है, आप बोलोगे आई वुड बी ग्रेटफुल इफ़ यू गिव मी लिफ्ट टुडे आई हैवंट ब्रॉट माई कार। तो ये बहुत मैं तुम्हारा शुक्रगुजार होंगी अगर तुम आज मुझे लिफ्ट दोगे क्योंकि मैंने अपनी कार नहीं लाई है। फिर है ऑब्जेक्टिंग टू समवन स्मोकिंग ऑन द नेक्स्ट टेबल इन रेस्टोरेंट। कोई आपके साथ कोई टेबल पे दूसरे साइड से बैठा है तो वो स्मोक कर रहा है, तो आपको उसको बोलना है कि ये मत करो यहाँ पे। तो आप कैसे बोल सकते हो, अगर पोलाइट वे में ना बोलना चाहो तो आप बोल सकते हो यू हैव नो राइट टू स्मोक इट्स इलीगल। तुम्हारे पास कोई राइट नहीं है तुम यहाँ पे स्मोक करो, ये इलीगल है। तो अगर आप पोलाइटली बोलना चाहोगे तो आप बोल सकते हो प्लीज़ डोंट स्मोक इट्स डिस्टर्बिंग अस। ये प्लीज़ स्मोक मत करो, ये हमें डिस्टर्ब कर रहा है। Then हमारा the passage below has some words which are omitted. Listen carefully as we read the passage to you and fill in the blanks. Listen again if you have missed some blanks. तो आपको इसके लिए वॉइस नोट दिया होगा ना साथ में, तो आप वो सुन सकते हैं, वरना अभी मैं बता दूँगी। तो कुछ पैसेज दी है उसमें आपको कुछ वर्ड्स डालने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे माई फादर डाइड व्हेन आई वॉज 8 years एंड आई कैरीड बिटरली। तो ये जो हमारा पैराग्राफ है ना, ये इसके सॉरी पैराग्राफ नहीं, जो हमारी ये पैसेज है इसके आंसर्स जो आप आंसर सेक्शन में जाके देख सकते हो आप, यहाँ पे इसके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। वेट अ सेकेंड, यहाँ पे जो ये है ना ऑडियो में, आपको ऑडियो सुनना है फिर आपको ये करना है, तो यहाँ से भी आप ले सकते हो। तो आपको मैं ये सिंपली बता देती हूँ। तो ये पैसेज ये ऐसी है कि ये इसमें बता रहा है कि माई फादर डाइड व्हेन आई वाज 8 years old एंड आई क्राइड बिटरली व्हेन आई हर्ड ऑफ हिज डेथ फॉर आई लव्ड हिम एंड ऑल माई मेमोरीज ऑफ हिम आर स्वीट वंस। तो ये जो राइटर ये बोलता है कि मैं जब 8 साल का था, मेरा जो फादर था वो गुजर गया, तो जब मैंने ये बात सुनी तो मैंने बहुत ज़्यादा रोया और मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा उस टाइम पे। और मैं बहुत प्यार करता था अपने बाप से, और मैंने इसके साथ अपने बाप के साथ बहुत सारी मेमोरीज़ गुजारी थी। ही वॉज अ स्ट्रिक्ट मैन, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। ऑलवेज
एक्सपेक्टिंग टू बी ओबेड विदाउट क्वेश्चन, और वो हमेशा यही चाहते थे कि हर कोई उनकी बात माने बिना कोई क्वेश्चन करे। ही रूल्ड हिज फैमिली विद अ फर्म हैंड बट ओनली वंस डिड ही बीट मी। तो वो मतलब बहुत अच्छे, मतलब बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से पूरी फैमिली पे रूल करते थे, और एक बार उन्होंने मुझे सिर्फ मारा था। अनटिल द डे आई डाई आई डू नॉट थिंक आई शैल फॉरगेट द बीटिंग माई फादर गेव मी। और जब तक मैं गुजर जाऊँ, मुझे मर जाऊँ, तब तक मैं वो जब मुझे मार दी थी मेरे बाप ने, मैं भूल नहीं पाऊँगा। आई वॉज सोर फॉर डेज आफ्टरवर्ड्स एंड ही हैड टू ट्रीट मी विद सम सूथिंग मेडिसिन। तो मैं जब मुझे बहुत दिनों तक मुझे लगती रही उस जगह पे जहाँ पे मेरे बाप ने मुझे मारा था, और मैं उसको मुझे फिर दवाई लगानी पड़ी थी ताकि मुझे रिलीफ मिल सके। दैन माई फादर वॉज फॉर many years headmaster of the school, but in later life he was ordained as a master of the church, minister of the church। तो कुछ सालों तक मेरे जो फादर थे वो स्कूल के हेड मास्टर थे, और उसके बाद वो उनको चर्च का मिनिस्टर बना दिया गया। दिस रेस्पॉन्सिबिलिटी meant that he frequently went off on tours around the villages visiting his parishioners। तो इसका मतलब था कि उनको कुछ बीच बीच में टूर्स वगैरह, ट्रिप्स वगैरह पे जाना पड़ता था अपने दूसरे विलेजेस में, जो उनके वो बाकी लोग थे उनसे मिलने के लिए। My dearest memories of him concern the family hour before he departed on these tours। तो सबसे मुझे जो अच्छी मेमोरीज़ इसकी हो लगती थी अपने बाप की, वो थी जब वो टूर्स पे निकलते थे तो उनको कितनी कंसर्न होती थी अपनी फैमिली की, वो दिखाते थे कितनी उनको फ़िक्र होती थी वहाँ जाने से पहले। वो मुझे बहुत अभी भी याद, वो मेरी फेवरेट मेमोरीज़ हैं। ही वुड कॉल माई मदर एंड माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड वी वुड सिंग सम हिम्स। तो वो मेरी माँ, भाई और बहनों को बुलाते थे, हम साथ में कुछ गाने गाया करते थे, रिलीजियस सॉन्ग्स जो हमारे होते हैं, प्रेयर्स वगैरह। हाउ आई लव टू सिंग विथ हिम। और उसके बाद मुझे बहुत अच्छा लगता है उनके साथ गाना। द स्वीट म्यूजिक ऑफ दोज हिम्स इन द सॉफ्ट लैंग्वेज ऑफ बैम्बा माई मदर टंग गेव मी माई फर्स्ट लव ऑफ सिंगिंग विच हैज़ नेवर लेफ्ट मी। तो उसके बाद हम जो ये म्यूज़िक जो हिम्स गाते थे, दोज हिम्स जो बैम्बा एक लैंग्वेज है, जो ये राइटर है इनकी मदर टंग है, उसमें गाते थे। तो वो पहली जो ये मतलब लैंग्वेज थी जिसने उनको सिंगिंग की तरफ ये किया, मतवजा किया। तो और जिससे मुझे कभी नहीं, राइटर को कभी नहीं छोड़ा। फिर तो सिंपल है, यहाँ पे आपको पहले आएगा क्राइड बिटरली, आई लव्ड, फिर है स्वीट, फिर है एक्सपेक्टिंग, फिर है फर्म हैंड, फिर है बीट, फिर डू नॉट थिंक, दैन द, फिर है सोर, फिर है सूदिंग, फिर है हेड मास्टर, ऑर्डेन्ड, रेस्पॉन्सिबिलिटी, पैरिशनर्स, डिपार्टेड, हिम्स, लैंग्वेज एंड सिंगिंग। तो यहाँ पे ये फिर ख़त्म हो जाता है। देन है आपका राइटिंग। इसमें हमें पैराग्राफ्स के बारे में देखना है। राइटिंग जो हमारी राइटिंग स्किल्स में होते हैं, पैराग्राफ। व्हाट इज़ अ पैराग्राफ। तो पैराग्राफ क्या होता है। अ पैराग्राफ इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड सेंटेंसेस विद अ सिंगल यूनिफाइड आइडिया दैट हैज़ बीन सफिशेंटली डेवलप्ड। यानी हम बोल सकते हैं एक ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस होता है, यानी एक दूसरे से जो रिलेटेड होते हैं, फिर हम वो एक सिंगल में मतलब सिंगल मीनिंग उसका हम देते हैं, मतलब सिंगल वे में हम बताते हैं। यूनिफाइड आइडिया यानी उनका एक दूसरे से मिलता जुलता आइडिया होता है। तो उसके बाद विच इज़ सफिशेंटली डेवलप्ड। फिर है दिस आइडिया यूजुअली अकर्स एट द बिगनिंग ऑफ द पैराग्राफ एंड इज़ नोन एज द टॉपिक सेंटेंस। जो हम पैराग्राफ लिख रहे होते हैं उसका क्या आइडिया, वो पहले ही सेंटेंस में हम बता देते हैं, तो जिसको हम बोलते हैं टॉपिक सेंटेंस। द रेस्ट ऑफ पैराग्राफ डेवलप्स दिस टॉपिक सेंटेंस इन वेरियस वेज। तो उसके बाद जो पैराग्राफ होता है वो इस जो टॉपिक है हमारे जिस पर हम लिख रहे हैं उसको अलग अलग वेज में फिर वो डिस्क्राइब करते हैं हम बाकी के पैराग्राफ में। रीड द पैराग्राफ बिलो। तो उसके बाद हमें एक पैराग्राफ दिया गया है। Lots of people are creating new habitats such as ponds and wildflower meadows in garden and school grounds. In fact, some species thrive best in special artificial habitats. Many starlings, for instance, spend the cold winter night roosting on the windowsills of centrally heated office blocks in towns and then feed all day on the grubs and worms that live in the soil beneath school playing fields, sports pitches, and parks. Most of the wildflowers we call weeds can survive only if a farmer or a gardener cultivates the soil and accidentally makes a new seed bed for them each year। तो ये हमारा था ये छोटा सा पैराग्राफ। तो व्हाट इज़ द टॉपिक सेंटेंस ऑफ पैराग्राफ गिवन एज अ सैम्पल। येस, इट इज़ द फर्स्ट सेंटेंस एंड यू विल नोटिस दैट द रेस्ट ऑफ सेंटेंसेस गिव डिटेल्स टू
substantiate the first sentence. When you write a paragraph you must very clearly write the topic sentence. तो ये क्या था, इसमें जो हमारा पहला था, जो इसका यहाँ पे lots of people are creating new habitats such as ponds and wild flower meadows in gardens and school grounds. यानी यहाँ पे हमें क्या आ रही है, हमारा टॉपिक सेंटेंस था, तो यहाँ पे हमें आइडिया लग गया कि किसके ऊपर होगा. तो फिर आगे जाके फिर इन्हीं को इसी जो ये टॉपिक है इसको अलग अलग वेज में राइटर ने डिस्क्राइब किया है, तो इसको हम बोलते हैं पैराग्राफ. तो जब भी आपको ये याद रखना, आप बात कोई पैराग्राफ लिखो, आपको सबसे पहले जो टॉपिक सेंटेंस है वो अच्छे से आपको दिमाग में रखना है और उसी के बेसिस फिर आगे बढ़ाना है उसको. फिर है हमारा नाउ इन अबाउट 150 वर्ड्स राइट अबाउट योर क्लोजेस्ट फ्रेंड. तो उसके बाद आपको अपने क्लोजेस्ट फ्रेंड के बारे में, जो आपको सबसे करीबी दोस्त है उसके बारे में 150 वर्ड्स में लिखना है, वो आप खुद करोगे. गिवन बिलो आर सम पॉइंट्स अबाउट आवर फीलिंग्स वर्ड्स आवर क्लोजेस्ट फ्रेंड्स, यू मे ऐड सम मोर. तो कुछ फीलिंग्स दी गई हैं जो कि हमारे जो करीबी दोस्त होते हैं उनके लिए महसूस करते हैं, तो वो उनको आप और भी ऐड कर सकते हो. ये भी आप अपने जो पैराग्राफ लिखोगे उसमें ऐड कर सकते हो. तो इसको ये है जैसे कि समवन वी कैन ट्रस्ट कम्प्लीटली, यानी कोई ऐसा इंसान जिस पे हम बहुत ज़्यादा अच्छे से ट्रस्ट कर सकते हैं, पूरे तरीके से ट्रस्ट कर सकते हैं, वो होता है हमारा क्लोजेस्ट फ्रेंड. कॉल ऑन फॉर हेल्प इन टाइम्स ऑफ नीड, जब भी हमें कोई मदद की ज़रूरत होगी हम उन्हीं को बुलाते हैं. मीट ऑफन एंड डू थिंग्स टुगेदर, कभी कभी मिलते हैं लेकिन चीज़ें साथ में करते हैं. हैव फन टुगेदर, और हमेशा एक दूसरे के साथ मज़े करते हैं. On the basis of these points we can write paragraph about my closest friends with the paragraph below as a sample. तो इन जो ये पॉइंट्स हैं इनके ऊपर हम क्या लिख सकते हैं अपने क्लोजेस्ट फ्रेंड के बारे में. तो नीचे एक दिया है तो ये आप देखिए, फिर इसको भी लेके आप रेफरेंस रख के आप लिख सकते हो अपने जो आपका क्लोजेस्ट फ्रेंड है उसके बारे में. Then I choose a photograph of a happy occasion from your album and write about it. You could कीप द फॉलोइंग इन योर माइंड. तो आपका जो कोई आपकी घर में कोई ओकेजन हुआ होगा, उसके टाइम पे आपने कोई फ़ोटो उठाया होगा, तो उसमें कोई वहाँ से कोई मतलब जो आपके पास बहुत सारे फ़ोटोज़ होंगे, तो उस एल्बम में से कोई फ़ोटो एक उठाओ और उसको आपको डिस्क्राइब करना है. ठीक है, तो सबसे पहले आपको बताना है कि वो ओकेजन क्या था और किस चीज़ से आप बहुत खुश, किस चीज़ ने आपको खुश किया या सबको खुश किया, और वो फ़ोटो किसने उठाई, और जो उस फ़ोटो में आपके जो लोग हैं वो कैसे क्या लगते हैं आपके, और वो फ़ोटो आपके लिए क्या मायने रखती है. देन राइट अ वेल कनेक्टेड एंड कोहेरेंट पैसेज ऑफ अबाउट 150 वर्ड्स. इन सब सवालों को माइंड में रख के आपको 150 वर्ड्स में इधर आपको ये लिखना है, एक पैसेज लिखनी है. देन हमारा लास्ट टॉपिक है प्रोनाउंसिएशन. लिसन टू दीज वर्ड्स विच एक्सप्रेस फीलिंग्स एंड से देम आफ्टर द टीचर. तो कुछ ये वर्ड्स हैं जैसे कि इनको आपको सीखना है बोलना. ठीक है, तो ये कुछ फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं. सबसे पहले हमारा अम्यूजिंग, ऑफुल, बोरिंग, ब्रिलियंट, डिसअपॉइंटिंग, डल, ड्रेडफुल, इंजॉयबल, फैसिनेटिंग, टेरेबल, terrific, entertaining, exciting, wonderful, indifferent, suspicious, blissful, miserable, sad, sympathetic. तो ये हो गया यहाँ पे. तो अब लेट्स सम अप. तो इस यूनिट में हमने क्या सीखा, हमने देखा कि हमने अलग अलग वोकेबुलरी सीखी, नए नए वर्ड सीखे जिनसे हम अपनी जो हमारी फीलिंग्स है उनको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं नेगेटिव वे में भी, यानी रूडली भी, नेगेटिवली भी और पॉजिटिवली भी, यानी रूडली भी और पोलाइटली भी, और नॉट बीइंग सो पोलाइटली भी हम कर सकते हैं. तो उसके बाद हमने इसमें 2 टील बर्ड्स थे उनकी स्टोरी के बारे में पढ़ा, और उसके बाद हमने एक जो राइटर है उनके बाप जो गुज़र गए जिनके, उनकी स्टोरी पढ़ी, और हमने एडवर्ब्स देखे और एडवर्ब फ्रेजेस देखे, और उसके बाद हमने देखा कि शॉर्ट पैराग्राफ कैसे लिख सकते हैं और टॉपिक सेंटेंस क्या होता है. इसी के साथ हमारा ये वाला यूनिट ख़त्म हो जाता है. थैंक यू.